नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी में एक शानदार बेहतरीन लेक्चर में। मैं हूं आकाश चौधरी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर बैच। तो बच्चों इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूं आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रूबरू नहीं है तो मैं आपको कंप्लीटली रूबरू करा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है। आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम पढ़ेंगे एरर्स कि आखिरकार एरर्स क्या होते हैं। अगर बच्चों आप डी फार्म के स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर। ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर और हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। वहां पे जाके आप कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हो या नोट्स वगैरह भी परचेज कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल प्राइस में सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। आई होप बच्चों यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिरकार है क्या। माई सेल्फ आकाश चौधरी, मुझे तो आप जानते होंगे। तो बच्चों हम इसमें बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आखिरकार क्या होती है, ये सब चीजें हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में, इसके इंट्रोडक्शन में, और इसके अंदर क्या क्या स्कोप होता है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। Pharmaceutical chemistry is a branch of chemistry that deals with the design, development, synthesis, analysis and study of drugs और medicinal agents। तो बच्चों बात करें औषधीय रसायन विज्ञान यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसमें हम दवाइयों की रचना यानी कि स्ट्रक्चर, निर्माण यानी कि वो कैसे बनती है, सिंथेसिस उनका जांच यानी कि एनालिसिस, और शरीर में उनके प्रभाव यानी कि क्या एक्शन होता है उन ड्रग्स का, उन मेडिसिन का, इन सारी चीजों का अध्ययन इसी के अंदर हम करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों सिंपल भाषा में अगर बात करें हम, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टेल अस हाउ ए ड्रग इज मेड, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमें बताती है कि एक ड्रग कैसे बनता है, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ सेफ इट इज, ये कैसे काम करता है ड्रग्स और वो हमारी शरीर के लिए कितने फायदेमंद या कितना सेफ है, ये सारी चीजें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आगे बात करते हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, उसके साथ साथ टॉक्सिकोलॉजी और एनालिटिकल केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। ये बताती है हमें कि दवा का स्ट्रक्चर बदलने से उसका इफेक्ट क्यों बदल सा जाता है, यानी कि दवा का स्ट्रक्चर बदलने से उसका इफेक्ट क्यों बदलता है, ये सारी चीजें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बताती है। और दवा फायदा करेगी या नुकसान, ये भी इसी से पता चलता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही, कि हम जो ड्रग यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल है या हमारे लिए हार्मफुल है। तो बच्चों आगे बात करते हैं SAR। अब बात करते हैं सार का मतलब क्या होता है। तो बच्चों सार की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है दवा की केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच का संबंध, यानी कि दवा का स्ट्रक्चर चेंज करने से उसकी जो इफेक्ट है वो उसमें कैसा बदलाव आता है, उसी को हम सार बोलते हैं, यानी कि उसी को स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन बोलते हैं। तो बच्चों बात करते हैं कि एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। पैरासीटामोल में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया, जैसे हमने, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल ड्रग है, इसके अंदर थोड़ा सा अगर आपने स्ट्रक्चर चेंज किया इसका, तो इसका असर कम भी हो सकता है और इसका असर ज्यादा भी हो सकता है और उससे उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। मतलब स्ट्रक्चर मैटर करता है, यानी कि जो उसकी संरचना है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर है ड्रग का, वो मैटर करता है। तो आगे बात करते हैं हम स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या स्कोप है। पहली बात करें ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं बच्चों ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डिजाइनिंग न्यू ड्रग्स बेस्ड ऑन डिजीज टारगेट्स लाइक एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स। अब बच्चों बात करें कि बीमारी के कारण क्या होता है, बीमारी का कारण होता है एंजाइम्स और रिसेप्टर्स। तो बच्चों एंजाइम्स और रिसेप्टर्स को टारगेट करके नई दवाई की डिजाइन बनाना, यानी कि नई दवाई डिजाइन करना, हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। बात करें कि इसके अंदर यूज आने वाले टूल्स कौन से होते हैं, उनमें पहला आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बच्चों मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो ड्रग होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है ताकि हमें उसकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ा सके, यानी कि वो डिजीज और ज्यादा इफेक्टिव हो। ये सारी चीजें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में की जाती है। और जो दूसरा टूल आता है वो आता है मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में कंप्यूटर यूज होता है और उसमें पहले ही चेक कर लिया जाता है कि हमारा जो ड्रग है
वो जाके जो टारगेट है डिजीज उस पे अटैक कर रहा है, अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका स्ट्रक्चर पहले से ही रिडिजाइन कर लिया जाता है। और तीसरा जो टूल जो हमारा यूज होता है वो होता है QSAR। तो बच्चों QSAR मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्ट्रक्चर चेंज करोगे आप तो उसका इफेक्टिव चेंज हो जाएंगे, उसकी इफेक्टिवनेस बदल जाएगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की कि ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैसे काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया टूल्स कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल रियल एग्जांपल बताता हूं बच्चों, बीपी के मरीज में जो एसीए एंजाइम होता है वो प्रॉब्लम करता है, तो बीपी की जो मेडिसिन होती है यानी कि जो बीपी की जो ड्रग होती है वो एसीए एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। और वहीं बात करें कैंसर स्पेसिफिक रिसेप्टर ब्लॉक, यानी कि कैंसर के अंदर जो कैंसर की जो ड्रग होता है, हमारा जो कैंसर की जो मेडिसिन होती है वो बच्चों क्या करती है, कैंसर के अंदर क्या होता है कि जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको ब्लॉक करती है डायरेक्टली। यही काम हमारा होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर बच्चों स्मार्ट वर्क होता है। पहले ही पता लगा दिया जाता है कि क्या डिजीज को नीड है, यानी कि डिजीज किस वजह से फैल रही है या उसकी ओवरग्रोथ क्यों हो रही है, डायरेक्टली रूट कोज पता लगा लिया जाता है और उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन यानी कि स्पेसिफिक ड्रग का यूज करके मेडिसिन बनाई जाती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम ड्रग सिंथेसिस। दूसरा हमारा पॉइंट है ड्रग सिंथेसिस, यानी कि स्कोप की बात करें कि ड्रग सिंथेसिस दवा बनाने में भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही हम पढ़ते हैं। योगदान तो क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही हम पढ़ेंगे कि ड्रग सिंथेसिस भी कैसे होता है, यानी कि ड्रग्स का निर्माण कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज, यानी कि न्यू केमिकल्स का बनाना भी इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं। और मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग ड्रग्स टू इंप्रूव एक्टिविटी, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। तो बच्चों नए जो हमारे पास जो पुराने ड्रग्स है हमारे पास, उनको मॉडिफाई भी इसी के अंदर किया जाता है, यानी कि ड्रग सिंथेसिस किया जाता है ताकि उसकी सेफ्टी बढ़ सके, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ सके और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो सके। बच्चों फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि ड्रग सिंथेसिस कैसे काम आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पुराना ड्रग है, जैसे मान लीजिए कोई पुराना ड्रग है, वह अभी साइड इफेक्ट करता है, यानी कि उसके साइड इफेक्ट 70% साइड इफेक्ट है उसके, मान लीजिए। अब इसमें अगर हम मॉडिफाई करेंगे, उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के साथ हम थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करेंगे इन लेबोरेटरीज। बच्चों लेबोरेटरीज के अंदर किया जाता है छेड़छाड़, जो भी मतलब इसको और भी ज्यादा मॉडिफाई करके बेहतर बनाने के लिए, ताकि इसकी जो साइड इफेक्ट है 70% वो कम हो सके, 30% उसका जो बेनिफिट है वो एज इट इज रह सके। तो बच्चों मॉडिफाइड ड्रग किया जाता है, यानी कि उस मॉडिफाई करने के बाद उसके सेम बेनिफिट रहते हैं लेकिन वो टॉक्सिसिटी उसकी कम हो जाती है, यानी कि उसके साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। और जो हमारा पुराना ड्रग रहता है उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, जो कि है ड्रग एनालिसिस, यानी कि दवा की जांच भी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल की जाती है। और चेकिंग प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, और जो हम दवाई बना रहे हैं यानी कि जो ड्रग की फॉर्मुलेशन हो रही है उसकी प्योरिटी, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्टेबिलिटी भी चेक की जाती है। फॉर एग्जाम्पल दूध खराब है या नहीं, ये स्मेल और टेस्ट से पता लगाया जाता है। तो वह उसी प्रकार दवा खराब है या नहीं उसको भी हम एनालिसिस से ही पता लगा सकते हैं। एनालाइज करने के बाद ही पता चलता है कि दवा खराब है या दवा अभी यूजफुल है, यानी कि उसकी एक्सपायरी है, हो चुकी है, या अभी वो एक्सपायर्ड नहीं हुई है। तो बच्चों आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन। जैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एसएआर, जैसे स्ट्रक्चर चेंज करोगे उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। बात करें रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड ड्रग एक्शन, यानी कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर में अगर बदलाव लाओगे आप तो उसकी एक्शन यानी कि उसका काम करने की प्रक्रिया बदल जाएगी, यानी कि उसका इफेक्ट ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी, तो बच्चों अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो हो सकता है कि उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए, यानी कि उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाए। दवा की बनावट बदलने से उसका अक्सर क्यों बदलता है, ये भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि एसएआर के अंदर ही पढ़ेंगे आगे जाके बच्चों कि स्ट्रक्चर को बदलने से उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे बदल रही है और क्यों बदल रही है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बच्चों एग्जाम के लिए ट्रिकी लाइन अगर एसएआर आ जाए कि आपको कुछ नहीं आ रहा, एसएआर आ जाए तो उसमें सिंपल सा याद रखने के लिए बताता हूँ आपको कि एसएआर आ जाए, व्हाट इज एसएआर और हाउ यू डिफाइन एसएआर, समथिंग कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके ट्रिकी लाइन मैंने लिखी है। स्मॉल चेंजेस
इन स्ट्रक्चर कैन कॉज बिग चेंज इन एक्शन। याद रखने के लिए बहुत आसान है बच्चों, छोटा सा बदलाव स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है उसकी प्रक्रिया में, यानी कि जो वो एक्शन करेगा ड्रग। यानी कि जैसे मान लीजिए आप पैरासिटामोल है, सिर दर्द के लिए है, और मान लीजिए आप उसे लेते हो, सिर दर्द होता है आपका, लेकिन वो सिर दर्द बढ़ जाता है मान लो उस पैरासिटामोल से, या कम हो जाता है, कुछ भी होता है। जैसे मान लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम तो पैरासिटामोल से सिर दर्द कम होता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आंखें लाल होना, सिर दर्द, वो चक्कर वगैरह आना, ऐसा वैसा चीजें, काफी चीजें होती है। लेकिन अगर आप उसमें उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा-सा बदलाव कर दोगे, तो हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट जो आपको चक्कर वगैरह आ रहे हो, वो बिल्कुल भी ना आए और इंस्टेंटली आपका सिर दर्द कम हो जाए। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम स्टडी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, एडीएमई। तो बच्चों इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, स्टडी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो बच्चों दवा के बारे में हम पढ़ेंगे कि दवा शरीर में कैसे जाती है, कहाँ जाती है, कैसे टूटती है, कैसे बाहर निकलती है, ये सारी हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्टडी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म में। तो बच्चों फॉर एग्जांपल फास्ट एक्टिंग टैबलेट्स वर्सेस स्लो रिलीज टैबलेट्स। जैसे मान लीजिए कुछ टैबलेट्स होती है जिन्हें हम इनटेक करते हैं और वो फास्ट एक्टिंग होती है। जैसे मान लीजिए आपका सिर दर्द हो रहा है, आप पैरासिटामोल या कोई और अलग ड्रग ले रहे हो, तो उसको आप इनटेक किया, 5-10 मिनट में आपका सिर दर्द कम हो गया। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए आपने ले ली, वो धीरे-धीरे हमारे शरीर में रिलीज होती है। उसको उनका जो इफेक्टिवनेस पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है और इनका जो पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं हम छठे पॉइंट की, फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री। तो बच्चों फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस अफेक्टेड बाय ड्रग्स, यानी कि दवाइयां, एंजाइम्स, हार्मोन्स और जीन्स में कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अब बात करते हैं बच्चों फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इंश्योर्स ड्रग मीट्स फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इंश्योर करता है कि जो हमारा ड्रग है वो आईपीबीपी यूएसपी के तहत है या नहीं, यानी कि उसकी क्वालिटी मैच हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है, या वो ड्रग स्टेबल है या नहीं, ये सारी चीजें चेक करी जाती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के द्वारा। अब एग्जाम के पीओक्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्रिवेंट्स एडल्टरेटेड, यानी कि मिलावट एंड सब्स्टिट्यूटेड ड्रग्स, यानी कि उनको उन ड्रग्स को प्रिवेंट करती है जो कि लो क्वालिटी वाले हैं और उनके अंदर मिलावट है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम क्लिनिकल अप्लायंसेस, यानी कि क्लिनिकल अप्लायंसेस क्या होती है? क्लिनिकल अप्लायंसेस यूज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो कि यूज होती है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में। कैसे यूज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट एजेंट, जैसे सीटी स्कैन के अंदर आप देख सकते हो वो जो कॉन्ट्रास्ट पिक्चर बन के आती है, वो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है क्लिनिकल अप्लायंसेस का। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बीमारी पहचानने और इलाज में मदद करता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एक पीओव्यू से, यानी कि एक जरिए से कह सकते हैं कि क्लिनिकल अप्लायंसेस के जरिए, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे इंटेंट होता है, वही सारी चीजें हम स्कोप के अंदर पढ़ेंगे कि यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है, कैसे ड्रग्स फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, ये सारी चीजें बच्चों हम इसमें पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा मस्त और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। पहली बात करते हैं बच्चों, ये तो काफी आसान है, एक एक पढ़ के बताता हूं मैं आपको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं। पहला है दवाओं की केमिकल स्ट्रक्चर और एक्टिविटी समझना, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, गौर करके सुनना। दूसरा है दवा कैसे काम करती है, उसका मोलिकुलर लेवल पर जानना। तीसरा है नई और बेहतर दवाइयों की डिजाइन बनाना। और चौथा है एग्जिस्टिंग ड्रग्स को सेफर बनाना, जैसे कि अभी बताया था मैंने क्यूएसएआर के हिसाब से, या एसएआर बोल सकते हो आप, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसके तहत जैसे आप स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे उसके एक्शन में बदलाव आ जाएगा। जैसे अभी आ गया सार स्टेब्लिश करना, यानी कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको बरकरार रखना और उसके साइड इफेक्ट्स को कम करना। ड्रग एनालिसिस मेथड डेवलप करना,
और ड्रग क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर करना, यानी कि जो हमारा ड्रग है वो सेफ है या नहीं है हमारे यूज के लिए, और साइड इफेक्ट्स को कम करना बाय सार या QSAR, जैसे कि मैंने आपको बताया था उनका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है उसके तहत, और फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी से लिंक बनाना और स्किल्ड फार्मासिस्ट तैयार करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, काफी आसान है। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला वो है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। बात करें कि सोर्सेज क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होती है, और आगे बढ़ेंगे हम एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी कि ये चीजें क्या होती है और कैसे काम करती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, उनकी बात करते हैं। इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, error is the difference between the true actual value and the measured observed value। सिंपली बात कर ले कि एरर क्या होती है। अब एरर आप सब जानते होंगे, इंग्लिश में एरर बोल रहा हूं तो गलती बोलते हैं उसे। वो होती क्या है, उसे कैसे डिफाइन किया गया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, उसकी बात करते हैं। एरर इज इक्वल टू व्हाट शुड बी माइनस व्हाट यू गेट, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू थी और हमें जो मिली उसको माइनस कर दो, यानी कि एक्चुअल वैल्यू में से हमें जो मिली उसे माइनस कर दो, जो बीच की जो रह गई वो है हमारा एरर। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस एग्जाम प्लस रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। आप मानते हो कि कोई भी मेजरमेंट 100% परफेक्ट नहीं होती। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का गोल यही होता है बच्चों की एरर को मिनिमाइज, यानी कि एरर को से कम करना, यानी कि जीरो नहीं बनाना। एरर जीरो तो नहीं हो सकता लेकिन मिनिमाइज तो किया जा सकता है, वो काम होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। अब डेली लाइफ बेसिस पे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए, मान लो कि आप एक घड़ी देख रहे हो, एनालॉग वाली घड़ी देख रहे हो, वो आपको बता रही है कि 10 बज गए, यानी कि वो दिखा रही है कि 10 बज गए, लेकिन जो एक्चुअल टाइम है वो है 9:58। वो जो माइनस करने पे जो एक्चुअल टाइम, जो एरर जो हमें व्यू हो रहा है उसको माइनस करते हो तो आ रही है 2 मिनट, यानी कि जो यहाँ पे 2 मिनट जो बच गया वो है हमारा एरर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ एरर्स, यानी कि एरर्स के सोर्सेज क्या होते हैं और कितने होते हैं। एरर के 4 मेन सोर्स होते हैं, यानी कि एरर के सोर्सेस कितने होते हैं, 4। अब बात करते हैं चार कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया बच्चों पर्सनल एरर्स। एरर्स, पर्सनल एरर क्या होता है, एरर्स ड्यू टू केयरलेसनेस, लिमिटेशंस, बायस ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की गलती से होने वाली त्रुटियां, यानी कि एरर्स। एरर्स को हम त्रुटियां बोलते हैं, यानी मिस्टेक्स। ऑब्जर्वर, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ड्रग्स जैसे क्या काम कर रही है, ड्रग्स को कितनी क्वांटिटी में लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, या फिर वो देखने में गलती कर रहा है। ये सारी मिस्टेक्स होती है पर्सनल एरर्स में। फॉर एग्जाम्पल स्केल गलत पढ़ लेना, यानी कि मान लीजिए कोई स्केल था, स्केल के अंदर 4.5 था और वो गलती से 4.6 पढ़ लिया उसने। वो एक पॉइंट बहुत बड़ी मिस्टेक कर गया और वो आ गया पर्सनल एरर में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो वही शो कर रहा था 4.5, लेकिन ऑब्जर्वर ने गलत पढ़ लिया तो वो आ गया पर्सनल एरर्स में। वैल्यू गलत लिख देना, यानी कि मान लीजिए कि वहां पे 4.5 ही देखा था लेकिन यहाँ पे 4.6 लिख दिया, ये भी पर्सनल एरर्स है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, लाइन पिंक कलर को कलरलेस समझ लिया, रिजल्ट गया पानी में। सिंपल सी बात है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ और मैं देख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि लाइट पिंक कलर आया, अब वो मुझे ट्रांसपेरेंट लग रहा है, मुझे नॉर्मल कलर लग रहा है, इसको लाइट पिंक कलर का पता नहीं चलता। देख लो, लड़कियां होती है, लड़कियों को तो कलर की बहुत ज्यादा फर्क होती है, लेकिन लड़के हमारे जैसे होते हैं उनको पिंक के पिंक कलर के कोई 70-80 प्रकार के कलर होते हैं, अलग अलग शेड्स, अलग अलग शेड्स, लेकिन हम तो एक ही जानते हैं कि गुलाबी। लेकिन बच्चों हम तो गुलाबी जानते हैं, लेकिन जो अलग अलग कलर्स होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट समझने की गलती कर देते हैं और वो सारे आते हैं पर्सनल एरर्स में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, दूसरे एरर्स कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। नाम से समझ में आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ही गलत है तो एरर तो होना ही है। एरर्स ड्यू टू फॉल्टी और इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट की खराबी से होने वाली गलतियां, यानी कि एरर्स, यानी कि त्रुटियां इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में काउंट होती है। एग्जांपल, बैलेंस कैलिब्रेटेड नहीं थे, ब्यूरेट में जीरो एरर हो गया और पीएच मीटर खराब हो गया। ये सारी अलग अलग चीजें होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर वो क्लोनिकल फ्लास्क की एग्जांपल मान लीजिए कि एक बोतल है लैब में, उसकी जो इक्विपमेंट जो
जो मेजरमेंट है उसके अंदर वही अगर गलत है, मान लीजिए कि वही आप डिफेक्टिव पीस लेके आए हो, तो आप कितना ही एक्यूरेट उसको प्रिसाइज कर लो या कितना ही एक्यूरेट कैलकुलेट कर लो, वो आपका जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, वही अगर गलत होगा, तो आपका कभी सही नहीं हो सकता। यानी कि हर बार आपकी कैलकुलेशन में एरर आना संभव है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, फॉल्टी वेट मशीन्स, वेट गलत ही आएगा ऑब्वियसली। अगर आपके पास वजन तुलने की मशीन ही गलत है, वो वजन तुलने की मशीन ही वजन गलत बता रही है, तो आपकी गलती तो होगी ना ऑब्वियसली। तो फिर उसमें तो आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, उसमें गलती है इंस्ट्रूमेंट की। तो बच्चों ऐसे ही हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत आसान है। अगर आप इसे पढ़ते हो तो बहुत मजा आएगा। और बच्चों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन भी आप विजिट कर सकते हो। सब कुछ आपको एक XYZ नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह और सारी वीडियोस वगैरह, लेक्चर वगैरह सब कुछ एक छोटे से कोर्स में मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप जाके देख सकते हो। मतलब बात करते हैं तीसरा एरर कौन सा होता है, ऑपरेशनल और मेथड एरर्स। इससे आप क्या समझ रहे हो? एरर्स ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंट करने के गलत तरीके से होने वाली त्रुटियां। तो बच्चों एक चीज होती है, एक सिंपल होता है कि आपको सीधे चलना है, कोई बोला आपको यहाँ से ए टारगेट से बी टारगेट पे जाना है। अब मान लीजिए कि कोई एक बच्चा होता है क्लास में, वो ए से बी, दुनिया जा रही है ए से बी, सारे बच्चे जा रहे हैं ए से बी, लेकिन वो जाता है घूम के, यानी कि उसका मेथड ही दूसरा अपना लिया अगर उसने, तो गलती तो होगी ही ना। अगर उस मेथड से उसका आंसर आ भी जाता है लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, वो सारी आती है ऑपरेशनल एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि मेथड एरर्स में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल बात कर ले, रिएक्शन इनकम्प्लीट रह जाती है, सैंपल ट्रांसफर में लॉस हो जाता है, यानी कि सैंपल वो ट्रांसफर करता है। पहले मान लीजिए कि ए से बी में सैंपल डालना था, अब वो बंदा क्या कर रहा है, ए से सी में डाल दिया, सी से डी में डाल दिया, डी से फिर बी में डाल रहा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लॉस हो जाएगी, गलत रिएजेंट या कॉन्सेंट्रेशन गलत आ जाती है। ये सारी मिस्टेक्स आती है ऑपरेशनल एंड मेथड्स एरर्स में। रियल लाइफ एग्जांपल बात कर ले हम, चाय बनाते समय चीनी डालना भूल गए, टेस्ट खराब, मेथड एरर। छोटी सी मिस्टेक हुई कि चीनी डालना भूल गए, चाय पूरी खराब हो गई, यानी कि पूरा जो प्रोसेस था वो सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ पानी में गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं चौथा, चौथा एरर हमारा कौन सा है, एनवायरमेंटल एरर्स, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशंस, एनवायरमेंट की वजह से होने वाली त्रुटियां। मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर चाहिए था, बाहर अगर ठंड है, बारिश आ रही है, तो रूम टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर ही अगर बदल गया तो ऑब्वियसली एरर आना पॉसिबल है। एग्जांपल की बात करें, टेम्परेचर चेंज, ह्यूमिडिटी, उमस, लाइट, डस्ट, वाइब्रेशन, धूल मिट्टी उड़ रही है, वहीं आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो गलती तो होगी, एरर तो आएगा ही आपके उसमें। वोलेटाइल सोलवेंट एवापोरेट्स हो जाता, यानी कि जो वोलेटाइल सोलवेंट्स होते हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं, आपका सोलवेंट ही गायब हो जाएगा। आपको 1 लीटर लेना था, 1 लीटर में से 200 ml तो उड़ गया हवा में, और बचा क्या आपके पास 800 ml। उससे एरर तो ऑब्वियसली वहीं आ गया कि आपको जो क्वांटिटी दी गई थी वो तो है ही नहीं आपके पास। रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर ले, गर्मी में अल्कोहल जल्दी उड़ जाता है। ऑब्वियसली बच्चों अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो अल्कोहल फटाफट से उड़ जाएगा। अगर गर्मियों में देख रहे हो हीट इतनी ज्यादा होती है कि अल्कोहल एवापोरेट हो जाता है, और जो आप अल्कोहल क्वांटिटी लिए हो मेजर करने के लिए लेबोरेटरीज में, बच्चों अल्कोहल लेबोरेटरीज में बात कर रहा हूं मैं, वहां पे वो खत्म हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, तो बचेगा ही क्या आपके पास, कुछ बचा ही नहीं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, काफी आसान था। अब बात करते हैं तीसरी टाइप ऑफ एरर्स। अब एरर्स कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला होता है सिस्टमेटिक एरर, डिटर्मिनेंट एरर्स भी हम इसे बोलते हैं। एरर्स दैट ऑकर्स रेगुलरली, आर प्रिडिक्टेबल एंड कैन बी करेक्टेड। सिस्टमेटिक एरर्स वो होते हैं जो कि रेगुलरली होते रहते हैं, यानी कि बार बार होते रहते हैं, और हमें पता होता है कि हाँ ये एरर हो सकता है और उसे ठीक भी किया जा सकता है। उन एरर्स को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। ऐसी त्रुटियां जो बार बार होती है और सुधारी जा सकती है उनको हम सिस्टमेटिक एरर्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनकैलिब्रेटेड ब्यूरिट ले लिया आपने, इम्प्योर रिएजेंट डाल दिया, और सेम ऑब्जर्वर बायस, यानी कि ऑब्जर्वर की गलती से कुछ हो गया, तो वो सारी आ गई सिस्टमेटिक एरर्स में। अब इनको करेक्ट किया जाता है, कैलिब्रेशन किया जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा। जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करे अच्छे से, तो वो जो गलती है वो बार बार होने से बच सकती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा।
दूसरी बात करते हैं हम रैंडम एरर्स। बात करते हैं कि रैंडम एरर्स कौन से होते हैं। इनडिटर्मिनेट एरर्स भी हम इन्हें बोलते हैं। एरर्स दैट ऑकर्स बाय चांस विदाउट एनी पैटर्न, यानी कि ऐसी गलतियां, ऐसी त्रुटियां जो बाय चांस हो जाती है, बहुत कम होती है, उनका कोई पैटर्न नहीं होता गलती होने का, यानी पता भी नहीं चलता कि ये गलती कैसे हुई है। अचानक होने वाली अनियमित त्रुटियां, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, यानी कि इंस्टेंटली टेम्परेचर बदल गया तो वो हो गई, पता नहीं था लेकिन टेम्परेचर इंस्टेंटली चेंज हुआ तो उस वजह से हो गया। कलर जजमेंट डिफरेंस, यानी कि कलर का ही पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कलर है, वो शो कर रहा है बेबी पिंक भी और लाइट पिंक भी, पता ही नहीं चल रहा है पिंक में कौन सा है। उसकी कलर को फिक्स करने में, यानी कि उसको बताने में ही, उसका जजमेंट में ही गलती हो रही है ऑब्जर्वर से कि हाँ ये कौन सा है, क्योंकि दोनों शो कर रहा है। तो ये गलती आती है रैंडम एरर्स में बच्चों। इनकी करेक्शन होती है, एलिमिनेट नहीं होती, यानी कि जो इनकी जो गलतियां होती है वो एलिमिनेट नहीं की जा सकती, और रिपीटेशन प्लस एवरेज से कम हो जाती है, यानी कि हर बार बार जितनी ज्यादा होती है ये धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी कि कंप्लीटली तो ठीक नहीं की जा सकती है। जो रैंडम एरर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर बदलना है तो टेम्परेचर तो बदलेगा ही, हम उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें इस्तेमाल करके उसको कम जरूर किया जा सकता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं ग्रोस एरर्स, जिनको हम ब्लंडर्स भी बोलते हैं। ग्रोस जैसे एरर्स कौन से होते हैं? लार्ज एरर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस, बहुत बड़े एरर जो कि नेग्लेक्ट करने से और केयरलेसनेस से होते हैं। बहुत बड़ी गलती जो लापरवाही से होती है। लापरवाही कभी मत करना, अगर आप लेबोरेटरी में जा रहे हो तो लापरवाही कभी ही मत करना, क्योंकि वो एरर्स में काउंट हो जाएगी। एग्जाम्पल बात करें, डेसिबल पॉइंट गलत लगा दिया, रॉन्ग रिएजेंट डाल दिया, और जैसे 0.1 ग्राम लिखना था उसकी जगह 1 ग्राम लिख दिया, तो वेट ही कर लिया ना, यानी कि एक तरीके से वेट ही गलत लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि 0.1 लिखना था 1 लिख दिया, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया यार। कैलकुलेशन में अगर आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी तो एंड में जाता जाता पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, इतनी मेहनत बर्बाद गई। इसको करेक्ट किया जा सकता है केयर रीचेकिंग एंड प्रॉपर ट्रेनिंग से। अगर आप अच्छे से जाते हो, प्रिकॉशन को फॉलो करते हो, ये एरर्स नहीं होंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की, यानी कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। तो बच्चों एक्यूरेसी की बात करें, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितना सही वैल्यू के पास है, यानी कि हमारी सही वैल्यू फॉर एग्जांपल हो गई 100 और हमारी रिजल्ट वैल्यू आ गया 100.1 mg, यानी कि ये एक्यूरेट हो गया। एक तरीके से मान लीजिए कि ये एक्चुअल वैल्यू के बहुत नजदीक आ गया, तो ये हमारी एक्यूरेसी हो गई। और वहीं बात करें प्रिसीजन की, प्रिसीजन होता है क्लोजनेस अमंग रिपीटेड मेजरमेंट, यानी कि बार बार अलग-अलग रिजल्ट आना, यानी कि जैसे मान लीजिए कि रिजल्ट आ रहा है हमारा 99.2, 99.3, 99.2, तो ये हो गया हमारा प्रिसीजन वैल्यू, यानी कि बार बार अलग-अलग आंसर आना, लेकिन पास-पास वाले थोड़ा सा डेसिमल में चेंज होना, तो वो हो गया प्रिसीजन, और एक एक्यूरेट आंसर आना, वो हो गया हमारा एक्यूरेसी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिरकार होते क्या है। डिजिट्स दैट शो सर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट में कितने डिजिट्स भरोसेमंद है और कितने भरोसेमंद नहीं है, यानी कि कितने एक्चुअल है और कितने एक्चुअल नहीं है, वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात करें बच्चों, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स उनको एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताता हूँ। पहला हो गया हमारा नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि सिग्निफिकेंट, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो गया, और अगर उसमें पॉइंट नहीं है तो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यानी कि इसमें 3 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जीरोस बिटवीन डिजिट्स, यानी कि अगर डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि 102 लिखा हुआ है, 102 लिखा हुआ है, यानी कि 1 और 2 के बीच में अगर जीरो आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, और ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरी बात करते हैं लीडिंग जीरोस, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये हो गया एग्जांपल है 0.0045, तो बच्चों इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग से जीरो से है, तो जहां से हमारा जो डिजिट स्टार्ट होगा वहां से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और जो स्टार्टिंग वाले 3 जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, वो काउंट नहीं किए जाएंगे, यानी कि वो एक्चुअल डिजिट्स नहीं है, भरोसेमंद लाइक डिजिट्स नहीं है हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो। और वहीं बात करें चौथा
ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल्स वो सारे हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। यानी कि मान लीजिए जैसे 25 लिखा हुआ है, पॉइंट डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगा दो, जैसे 3 जीरो लगा दिया तो ये तीनों काउंट होंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। और वहीं बात करूं अगर और जीरो ऐड करता हूं या डिजिट ऐड करता हूं तो सब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा, यानी कि सारी डिजिट्स भरोसेमंद है और काउंटेबल होगी। तो बच्चों पांचों की बात करें, एग्जैक्ट नंबर्स, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल हो गया 1 लीटर हो गया, यानी कि 1000 ml हो गया। तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाते हैं। तो बच्चों आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, वहां पे जाके आप डी फार्मा का बैच भी खरीद सकते हो, नोट्स भी परचेज कर सकते हो। काफी आसान भाषा में लिखे गए हैं बच्चों, काफी इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। वन शॉट में भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा वहां पे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपका कल ही एग्जाम है, अगर आप आज भी अगर परचेज कर रहे हो तो हो सकता है कि 1-2 दिन में आप उसको सब कुछ कवर कर सको। तो आपसे मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। हमारा डी फार्मा का बैच स्टार्ट हो चुका है। आने वाली कुछ वीडियोस में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा और कंप्लीट आप समझ जाओगे। बहुत शानदार सब्जेक्ट होने वाला है ये। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।